हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट क्या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के, और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी स्पेशल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और क्या कॉजेज रहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कवर किया इस कंसेप्ट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट के डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने की, यानी कि क्या उद्देश्य रहता है कि हम डेप्रिसिएशन को क्यों चार्ज करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कि एक बिजनेस ने एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना ट्रू प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए मुझे जरूरी होगा जितना रिवेन्यू जनरेट किया है उस रिवेन्यू के साथ साथ उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है, इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड करके दिखाते हैं क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस माना जाता है कि बिजनेस में रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल किया। तो जैसे लगातार बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स का यूज किया जाता है तो वैसे फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होते जाते हैं, उसकी वैल्यू डाउन जाती जा रही है। तो इस कारण से हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं, जैसे अदर एक्सपेंस दिखाए जाते हैं, जैसे वेजेस को, सैलरी को और रेंट को दिखाना, वैसे हम डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट का जो पता चल जाए। नेक्स्ट आते हैं कि शो करना ट्रू और फेयर व्यू क्या फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दिखाई जाती है। एसेट्स में से हम माइनस करके दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को। अगर हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो जैसे एग्जांपल लेते हैं मशीनरी में से अगर हम लेस करके डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे तो जिससे हमारी मशीनरी की वैल्यू जो एक्चुअल में रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उससे क्या आ जाएगी, फिर ज़्यादा आएगी। अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं दिखाऊंगी असेट्स में माइनस करके तो मेरी जो असेट्स की वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा दिखाई जाएगी, जिससे मुझे बैलेंस शीट की हेल्प से जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जो नहीं पता चल पाएगी। इसलिए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए एसेट्स में से डेप्रिसिएशन है जो माइनस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टू असरटेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि जब हम कॉस्ट में प्लस करते हैं प्रॉफिट तो हमारे पास सेल प्राइस आता है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन को करने के लिए कितना कॉस्ट आया है उसके अंदर डेप्रिसिएशन को भी शामिल किया जाता है। डेप्रिसिएशन भी किसके अंदर शामिल करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करेंगे तो जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या आएगी, कम आएगी, और जो सेल प्राइस चार्ज किया जाएगा कस्टमर से वो भी लो हो जाएगा और प्रॉफिट भी अल्टीमेट लो हो जाएगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स में क्या होता है कि पुरानी मशीनरी को हटा करके उसकी जगह नई मशीनरी को लाना, तो उसके लिए हमें फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, जो इसकी लाइफ है वो 10 साल तक है, तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूंगी, जितना उसका टोटल कॉस्ट है उसको उसकी लाइफ टाइम से डिवाइड करके तो 1 लाख रुपए जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे हर साल। तो हम क्या करते हैं, हर साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 1 लाख रुपए। हर साल ऐसा करते जाते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे
10 साल तक है जो 1-1 लाख रुपए दिखाते जाएंगे। तो क्या इससे मैंने कुछ पेमेंट किया है? जो 1 लाख रुपया क्या मैं किसी को पे कर रही हूँ? नहीं ना, ये क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर रिटेन किया जा रहा है। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह का पैसा ये इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे ही इसका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा, 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो 10 सालों के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो हम 10 साल के बाद नई मशीन का जो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पुरानी को हटा करके नई मशीन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमारे पास पैसा है जो इकट्ठा हो चुका है मशीन को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है इसमें कोई एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं किया हमने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। प्रिवेंट होता है रोकना, कि यानी कि यहाँ पे प्रिवेंशन किया जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया प्रॉफिट वो कैपिटल में से ना किया जाए, रोक लगाई जाती है। अगर हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे, उस केस में बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा आएगा। तो जब यहाँ पे प्रोप्राइटर को लगेगा कि प्रॉफिट क्या गया, ज़्यादा आ गया, या तो वो खुद ही विदड्रॉ करके ले जाएगा, या फिर क्या करेगा, इस करंट ईयर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसमें, शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड के रूप में। जबकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेप्रिसिएशन का वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो एक्चुअल में कैपिटल का पार्ट है। यानी कि अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ज़्यादातर किस में से होता है, वो प्रॉफिट में से किया जाता है। अगर एक कंपनी डेप्रिसिएशन को जो कंसीडर नहीं करती और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, यानी कि प्रॉफिट है जो उसने एज अ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डेप्रिसिएशन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो इस केस में ये माना जाएगा कि जो डिविडेंड है ना वो एक्चुअल में कैपिटल में से दे दिया गया है। वो किस में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिविडेंड कैपिटल में से किया गया, जो कि अकाउंटिंग रूल्स के बिल्कुल अपोजिट है, अगेंस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसमें साफ साफ ही हम समझ सकते हैं कि फिर जो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो आउट ऑफ कैपिटल किया गया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट में से किया गया है, जो कि अकाउंटिंग रूल्स के खिलाफ है। नेक्स्ट आता है कि फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो इनकम टैक्स की ओवर पेमेंट ना हो जाए, यानी कि जितना उसका पेमेंट बनता है इनकम टैक्स का, उस पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट ना हो, जिसको अवॉइड करने के लिए जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि टैक्स पर्पस के लिए जो डेप्रिसिएशन मतलब डिडक्टिबल एक्सपेंस होते हैं, यानी कि हम माइनस करते हैं इसको टैक्स पर्पस के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं इनकम को। अगर डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा दिखाया जाएगा, जिससे हमें इनकम टैक्स भी क्या है वो एक्चुअल से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो दिखाया गया है वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा आएगा, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉय कहेंगे कि हमें ज़्यादा वेज दो, हमें बोनस दो, तो क्या करेंगे, डिमांड करने लग जाएंगे। और ये रिजल्ट होता है एक्स्ट्रा विजिलेंस, मतलब कि फिजूल खर्ची का। हमें लगेगा कि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिजूल खर्ची हमारी बढ़ जाएगी। ये हमें एक इंक्रीज इन कंपटीशन की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि दूसरे पर्सन देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो वो भी क्या करेंगे, हमारे कंपटीशन में आ जाएंगे, हमारे सिमिलर बिजनेस है जो खोल के बैठ जाएंगे। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंपटीटर भी सेम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, ये देख के कि हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो वो भी प्रॉफिट का जो बेनिफिट उठाने के लिए कंपटीटिव है जो हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके मतलब कि कमी रहेगी अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को शामिल किया गया है। पहले डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, लेकिन
फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या किया गया कि जो डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको हटा दिया गया और उसी डेप्रिसिएशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज होने से पहले अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था डेप्रिसिएशन के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को जो विथड्रॉ कर लेगा, हटा लिया गया 31 मार्च 2016 को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इसमें क्या क्या फैक्टर या एलिमेंट रहते हैं डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन करने के। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो चार्ज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर कि कॉस्ट के एसेट की, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितने, यानी कि कितने लंबे टाइम तक हम उस असेट्स का यूज कर सकते हैं, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइफ। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द लाइफ बताते हैं कि अगर मैं एक मशीन को 10 या 12 साल उसकी लाइफ टाइम जितनी भी मशीन की यूज करने के बाद अगर मैं उसको कबाड़ में भी बेचूं तो मुझे उससे कितना पैसा मिल सकता है, तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है वो। कॉस्ट ऑफ द असेट के अंदर फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट को शामिल किया जाता है। जो ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, इसमें हम ऐड करते हैं सभी एक्सपेंस जो असेट्स को लाने में और उसे यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर हम फ्रेट को, ट्रांजिट इंश्योरेंस को और इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है, उस मशीन को मैं जहां से मैंने खरीदी है वहां से लेकर के मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्क प्लेस में लाने के लिए जितने भी खर्चे करती हूँ, चाहे वो मैंने किराया भाड़ा दिया है, चाहे मैंने उस मशीन को इंस्टॉल करने के ऊपर खर्च किया है, तो वो सभी के सभी हम किस में शामिल करते हैं, असेट्स की कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट क्या होती है, ये हम एस्टिमेट करते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतने साल तक, इतने नंबर ऑफ ईयर तक हम मशीन को जो बिजनेस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इतने सालों तक हम अपने बिजनेस के अंदर उस मशीन का इस्तेमाल करके रिवेन्यू को जनरेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक मशीनरी है जो 25 साल तक काम में ला सकते हैं, बिजनेस के अंदर उसका जो यूज करेंगे 25 साल तक करेंगे, लेकिन अगर वो मशीनरी 15 साल के बाद ही क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फिर उस केस में मशीन की जो लाइफ मानेंगे ना, वो 25 साल नहीं मानेंगे, वो 15 साल मानेंगे, क्योंकि 15 साल के बाद जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो इसकी लाइफ भी क्या हो गई है, मतलब बेकार हो चुकी है। तो जितने सालों तक मैं बिजनेस के अंदर बिजनेस ऑपरेशन के लिए फिक्स्ड असेट्स को यूज करूंगी, वो एस्टिमेट यूजफुल लाइफ होती है असेट की। एस्टिमेटेड रेजिडुअल यानी कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है असेट की, तो जितना उसका लाइफ टाइम था फिक्स्ड असेट्स का, उतना मैंने बिजनेस के अंदर उस फिक्स्ड असेट्स को यूज कर लिया। अब उस लाइफ टाइम के बाद उस फिक्स्ड असेट्स क्या हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। उस बेकार असेट्स को मैं कबाड़ में बेच के कितना रुपया कमा सकती हूँ, उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कहलाएगी। इसी को हम ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक मशीन को परचेज किया हमने 60,000 में, 40,000 उसके ऊपर खर्च कर दिए फ्रेट के और 1,000 रुपये खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन के, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूंगी, कॉस्ट कितनी है असेट्स की, वो कहलाएगी 60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, तो 65,000 हो गई है। अब यहाँ पे इसकी जो एस्टिमेट किया गया कि जो सर्विस लाइफ है ना, वो 10 साल तक यूज कर सकती हूँ। 10 साल उसको यूज करने के बाद कबाड़ में मैं उसको 8,000 में बेच दूंगी। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, जितना मशीन का कॉस्ट है प्लस उसमें जितना फ्रेट का खर्चा है, यानी कि बिजनेस के अंदर लाने में, वर्क प्लेस तक लाने में उस मशीन को कितना किराया भाड़ा दिया गया 4,000 प्लस कर देंगे, कितना उसको इंस्टॉलेशन का चार्ज पे किया गया 1,000 रुपये, तो ये भी ऐड कर देंगे। 60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस करके ना उसमें से माइनस कर देंगे जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। ये 8,000 के लास्ट में वो 8,000 की बिक जाएगी जब हम उसको बिजनेस के अंदर उसकी पूरी लाइफ टाइम, जो कि हमारे पास 10 साल है, 10 साल तक यूज करेंगे, उसके बाद उसे हम आसानी से कबाड़ में 8,000 की बेच देंगे, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 माइनस 8,000 करके 57,000 आ गई उसकी वैल्यू। तो जो ये वैल्यू है इसको हम डिवाइड कर देंगे जब इसकी लाइफ टाइम से, तो हमारे पास 5,700 की आ जाएगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हर साल अगर मैं 5700 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी
तो 10 सालों में 57,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट अकाउंटिंग का, और क्या मेथड है डेप्रिसिएशन एलोकेट करने के या डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के। नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।